नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पंजाब के सियासी फेरबदल ने केंद्र की विपक्षी राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पंजाब जैसी सुगबुगाहट राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी है। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी पर जिम्मेदारी से बचने और निर्णय लेने में संकोच के आरोप लगते रहे हैं, इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद राहुल कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। ये बदलाव कांग्रेस में संगठन स्तर पर भी होंगे, जिनसे विपक्षी दलों को एकजुट करने की रणनीति को बल मिलेगा। राजनीतिक बहस को मोदी बनाम राहुल तक नहीं सिमटने देने तक रणनीति भी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाना, टीएमसी के मुखपत्र में ममता बनर्जी को ही असली विकल्प के तौर पर पेश करना विपक्षी सियासत का एक नया पैतरा बताया जा रहा है। विपक्षी एकजुटता के लिए काम कर रहे एक रणनीतिकार के अनुसार आने वाले समय में कई नेताओं को राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर पेश किया जाएगा, ताकि भाजपा मोदी बनाम राहुल का कार्ड न खेल सके। इसकी शुरुआत ममता बनर्जी से हो चुकी है और जिस सूत्र बता रहे हैं कि कमलनाथ और गुलाम नबी आजाद को आगे लाया जाएगा। कमलनाथ राजनीतिक मामलों के प्रभारी होंगे और गुलाम नबी आजाद दूसरे दलों के साथ तालमेल बनाएंगे। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने इस बारे में कमलनाथ को नई भूमिका के बारे में बता दिया है। कमलनाथ को कार्यवाहक पद की शक्तियां दी जाएंगी ताकि वो फैसले लेने की स्थिति में रहें। अब ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी का नेतृत्व बाकी नेताओं को मंजूर होगा? क्या जो बदलाव की रणनीति बन रही है वो सफल हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी को इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान होगा या नहीं? तो इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आकाश रॉय जी, नेता बीजेपी, अश्विनी हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल आकाश जी आपसे है। किस तरह से देखते हैं जो विपक्ष ने एक रणनीति तैयार की है, खास करके जिस तरह से जो बीजेपी का एक अंदाज रहा है कि अगर किसी राज्य में उन्हें परिवर्तन करना है या कुछ करना है तो वो चेहरे बदलने में संकोच नहीं करते। उसी तरह से पंजाब से शुरुआत हो चुकी है। हालांकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ यह भी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अब नई रणनीतियां जो तैयार कर रहा है विपक्ष, जिस तरह से ममता बनर्जी को बड़ा चेहरा पेश करना, या अब और जगह जगह पर जो नेता रहेंगे, स्थानीय बड़े बड़े नेता हैं, उनको एक बड़े चेहरे के तौर पर पेश करना, ताकि बीजेपी आगे ये ना कह पाए कि मोदी बनाम राहुल की राजनीति है। मोदी बनाम अब कई हो सकते हैं और सभी बड़े बड़े चेहरे हो सकते हैं। किस तरह से आप देखते हैं और बीजेपी के लिए कितना कुछ ये सब चैलेंजिंग रहेगा? जी, कम से कम कांग्रेस पार्टी ने ये माना तो कि राहुल गांधी फेल है। लगातार राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। अपने सर्वोच्च नेता के रूप में उनको अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो चुका है कि राहुल गांधी फेल है, इसलिए उन्हें दूसरे नेतृत्व की जरूरत पड़ रही है। रही बात पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की, तो ये कांग्रेस पार्टी में पिछले 6 महीने से ये आंतरिक कलह चल रहा है और ये कहीं ना कहीं इस बात को की पुष्टि करता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। जनता ने तो इनको नकारा ही है, ये आपस में अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं और जिनको ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में, मोदी जी के सामने एक विकल्प के रूप में राहुल गांधी को, वो फेल साबित हुआ और इस बात को कांग्रेस पार्टी मान रही है आज। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया कि राहुल गांधी जी फेल व्यक्ति हैं। दूसरी बात मुख्यमंत्रियों की बदलने की, तो आप इतिहास उठा के देखिए, सबसे ज्यादा अगर मुख्यमंत्रियों को बदला है किसी ने तो कांग्रेस पार्टी ने। इंदिरा जी के कार्यकाल में आप उठा के देखिए, लगभग 40 से 50 मुख्यमंत्रियों को इन्होंने बदला है समय समय पे। तो ये इनके पार्टी का आंतरिक मामला, ये जो राजस्थान में चल रहा है, निश्चित रूप से ये अभी कोई 1-2 महीने की बात नहीं है। जब से राजस्थान में सरकार बनी है तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट और गहलोत जी में ठीक नहीं चल रहा है। इसी हिसाब से छत्तीसगढ़ का उठा के देखिए तो वहां पे भी बघेल जी अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की आला कमान जो है इससे नाराज है। पंजाब में क्या हुआ ये आपने देखा ही, अंततः सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई में अंत में कैप्टन को जो है इस्तीफा देना ही पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक कलह से जूझ रही है। आंतरिक कलह तो बीजेपी में भी ये कह सकते हैं, अगर इस तरह से मुख्यमंत्रियों को लेकर के बात चल रही हो, बदलने की बात चल रही हो,
तो आपके यहाँ भी बदले जा रहे हैं। दिनेश जी, आप कैसे दोनों को एक ही बात कर सकते हैं? जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने सिद्धू के बारे में क्या क्या बातें बोली। हमारे जिन भी मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद नए मुख्यमंत्री का शपथ हुआ है, कहीं किसी मुख्यमंत्री ने पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कुछ बोला हो तो आप बताएं। कहीं ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो डिसीजन होता है, जो निर्णय होता है हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का, उस निर्णय का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री लेवल के कार्यकर्ता तक करते हैं। आप विजय रूपाणी जी को ये कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए, दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने शर्त स्वीकार किया, कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं हुई। उत्तराखंड में आप देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर तीरथ सिंह रावत हो, दोनों लोगों को बदला गया। आज पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है। सारे नेता पार्टी के लिए मिलके अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अगले चुनाव में हम जीत भी हासिल करेंगे। हमारे अंदर अगर अंतर कलह होता तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी लड़ाइयाँ होती, हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पंजाब में आप उठा के देखिए कि सिद्धू और इनके बीच में क्या क्या चल रहा है कैप्टन के। आप राजस्थान में उठा के देखिए क्या क्या चल रहा है सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी भी अंतर कलह से जूझ रही है, ये बिल्कुल ही सरासर गलत बात है। चलिए, अब इसका जवाब तो अश्विनी जी दे पाएंगे। देखिए अवस्थी जी, आज जो 2024 के चुनाव होने हैं उसमें मैं मानता हूं कि राहुल बनाम मोदी नहीं है, मोदी बनाम जनता है। क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी ने जिस तरीके से देश को गुमराह किया, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार किया और जो सपने दिखाए, वो सारे के सारे धरातल पर धूल चाट रहे हैं। और ये कहना कि कांग्रेस में कला है और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं प्रधानमंत्री जुटा पाए कि वो यूपी के मुख्यमंत्री को हटा पाए। जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री ने बैकड्रॉप से प्रधानमंत्री का फोटो ही हटा दिया। और अब अभी लगभग जो जितने भी मुख्यमंत्री हैं देश के भारतीय जनता पार्टी के, वो सब जो हैं वो कहीं भी मोदी जी का चेहरा सामने नहीं रख के काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, वो साफ पता चलता है कि हमें हमारे यहाँ पे बोलने की आजादी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से डिक्टेटरशिप है, जिस तरीके से दो लोग जो चीज बोल देते हैं वो करनी पड़ती है, ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप पे चलती है। और उसका ये प्रमाण है कि जिस तरीके से इन्होंने 3 महीनों में 5 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए और एक भी साहस नहीं जुटा पाया इस चीज का विरोध करने का। तो मैं ये कहूंगा कि ये कहना कि हमारे में लोकतंत्र है, लेकिन पार्टी जो अश्विनी जी उसको अनुशासन भी कह सकते हैं कि उनके नेताओं में कम से कम ये है कि किसी को हटा दिया तो किसी तरह की कोई इतनी विवादित स्थिति में नहीं आए कि सड़क पर पूरा मामला आ गया हो, मीडिया में पूरा मामला आ गया हो। ऐसा क्यों नहीं है? आप देख लीजिए जिस तरीके से गडकरी और प्रधानमंत्री के बीच में है, कल उन्होंने क्या बोला था, आपके सामने बयान है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि किसी को पद की लालसा है, किसी को मुख्यमंत्री बनने की लालसा है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आगे कोई बोल नहीं सकता है, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र? मुझे नहीं लगता अश्विनी जी ये बयान कहीं आया हो। उन्होंने एक बात जरूर कही थी, एक प्रसंग उन्होंने सुनाया था, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के आगे कोई बोल नहीं पाता, ये बात नहीं कही। सर ये तो साजिश नहीं करेंगे ना, लेकिन उनसे बातों से यही लगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र वो अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा हम एक बात से 10 अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन जो बयान है कम से कम वो सही बताइए। बयान में इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था कि प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं या गृह मंत्री नहीं सुनते हैं, इस बात का जिक्र बिल्कुल भी नहीं था। देखिए उन्होंने इशारा तो प्रधानमंत्री की तरफ ही किया था। आप बताइए ना कि उन्होंने ये कहा कि पार्टी के अंदर पूरी तरह से जो है वो 2 लोगों के ऊपर जो है उनकी बात सुनी जाती है, बाकी किसी को सुना ही नहीं जाता है। वो जब चाहे किसी को बना दे, जब चाहे हटा दे। दिखा दो तो मैं मान लूंगा। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस प्रकार की कोई प्रसंग नहीं था, इस प्रकार की कोई बात उन्होंने नहीं कही। आए दिन गडकरी जी जिस तरीके से ध्यान देते हैं, जिस तरीके से एक बात कही कि ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पे मोदी जी और अमित शाह जी की कहीं बात ही नहीं आई। नहीं देखो ना, अब वो इशारा कर रहे हैं, वो सरकार के अंदर है और सरकार के ऊपर जो आपके मुख्य हैं वो तो 2 ही लोग हैं। तो
मैं उस तरफ से उसका हवाला देते हुए बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री के तरफ उनका इशारा था और गृह मंत्री जी के तरफ इशारा था कि आज जो भी स्थितियां हैं वो सिर्फ दो आदमी के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो वो निर्णय कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ता है। तो ये तो मानेंगे ना कि कांग्रेस पार्टी के लोग इशारे बहुत समझते हैं, लेकिन जो इशारा कैप्टन अमरिंदर ने किया वहाँ पे कि सिद्धू का संपर्क जो है पाकिस्तान के लोगों से है, ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये इशारा क्यों नहीं आपको समझ में आया? आप उस पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? आप ये कहिए कि अमरिंदर सिंह सही कह रहे हैं कि सिद्धू जो है भारत के लिए खतरा है, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, पंजाब की सुरक्षा के लिए खतरा है। आप इस चीज को तोड़ मोड़ के उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि भारत से खतरा है, लेकिन हाँ इतना जरूर बाकायदा मीडिया के, चाहे आप प्रिंट मीडिया उठा लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा लीजिए, आप दोनों मीडिया के भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है जो इस तरह की बातें जो है देश में फैलाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगा कि सिद्धू जो है वो इमरान खान के आमंत्रण पे गए थे। हमारे प्रधानमंत्री पहले पृष्ठ पे ये बात छापी गई है। देखिए मैं वही बताने जा रहा हूँ, सुन लीजिए ना ध्यान से, मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सिद्धू तो एक दोस्त के आमंत्रण पे गए थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए बिना आमंत्रण के ही पाकिस्तान पहुंच गए थे, तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? अरे आप गजब बात करते हैं। प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और तो सिद्धू किससे जनरल बिना आमंत्रण पे चले जाते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रचता नहीं है। मेरे को बताइए, इतिहास उठा के देख लीजिए कौन सा प्रधानमंत्री बिना आमंत्रण पे गया है? जनरल बाजवा जो है वो ये जो आप आमंत्रण की बात कर रहे हैं ना, ये गट्स होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। आपने अभी हफ्ते न्यूजीलैंड की टीम छोड़ के पाकिस्तान से आप उनके प्रधानमंत्री से मिलते हैं, दूसरी तो वो हमारे ऊपर अन्याय कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के सबकी हिम्मत नहीं है। और किस बात की हिम्मत? बिरयानी खाने नहीं गए थे, उनका जन्मदिन था, वो शादी नहीं गए, बिरयानी खाई की नहीं खाई, बात नहीं थी। पाकिस्तान ने उसी समय हमारे साथ विश्वासघात किया और कश्मीर के अंदर जिस तरीके के हालात पैदा कर दिए वो प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण हुआ है आज जो भी देश में हो रहा है। अरे आप फिर ये क्यों नहीं बताते कि जो एयर स्ट्राइक हुई, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो कभी इतिहास में नहीं हुआ था? जो चीजें भारत की सरकार और भारत की सेना ने करके दिखाया, जो भारत की सेना ने अभी चाइना पे क्यों नहीं की सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने? नेता तो उसका भी, चाइना ने तो हमारी इतनी जमीन हथिया ली है। अध्यक्ष हुआ करते थे संजय निरुपम, वो तो उसका भी मानते थे कि भाई हमको सबूत दो। आप गजब बात करते हैं। आप लोगों को जो है, जो हमारे देश की सेना पर चलिए आकाश जी अश्विनी जी हम अपने मुख्य टॉपिक पर बात कर लेते हैं। इन बातों के लिए हमारे पास और भी समय रहता है और इन विषयों पर जब चर्चा होगी तब इन पर भी खुलकर करेंगे। अभी हम रणनीति को लेकर के बात कर रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस अब बदलाव की स्थिति में है, वो कितना बदलाव सार्थक हो पाएगा, कितना सफल हो पाएगा, इन विषयों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। अश्विनी जी, संगठन को लेकर के भी बात चल रही है कि अब कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की जो एक छवि बीजेपी, ये बताया गया कि बीजेपी के द्वारा उनकी छवि को बिगाड़ दिया गया, अब वो अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं और अब जिस तरह से वो एक्शन लेंगे वो पूरी तरह से एक मजबूत निर्णय होंगे और संगठन से अब शुरुआत करेंगे वो। तो संगठन में किस तरह से हेरफेर की जाएगी, किस तरह से संगठनात्मक संरचना नए रूप में तैयार की जाएगी? ये बात तो आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि संगठन जो है वो पूरी तरह बिखरा हुआ है। संगठन में कई दशकों से जो है वो नियुक्तियां नहीं हुई हैं, कई रिक्त पद पड़े हुए हैं और संगठन के अंदर जहां हमारा जो ये आपका वोटिंग का सारा सिस्टम है और जिस तरीके से हमारे पास संख्या कम है कार्यकर्ताओं की, वो तो एक निश्चित तौर पर उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरीके से संगठन के अंदर गुटबाजी है, उसको ये तो साफ है कि गुटबाजी है, इसको मैं दोहराए नहीं रखता हूँ और ये भी उसको भी पक्ष नहीं करूंगा कि नहीं ऐसा नहीं है। हर संगठन में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल जी सक्षम है, जिस तरीके से राहुल जी ने पिछले 10 सालों से और खासकर इन 7 सालों में
प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया है, उसमें दो राय नहीं है कि ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जो उनके बराबरी का विरोध कर पाया हो आज तक। चलिए, लेकिन कमल, आज संगठन को बहुत सख्त जरूरत है एक रिफॉर्म करने की, पूरे संगठन को रिशफल करने की, और हमारे पास जितनी भी इकाइयां हैं उनको फिर से एक नई जान फूंकने की जो है वो आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि राहुल जी ये पूरी तरह से कर पाएंगे। कमलनाथ को लेकर के बात चल रही है कि कमलनाथ को अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी जो केंद्र से पूरी तरह से संचालित करेंगे, उनके हाथों में कुछ शक्तियां भी दी जाएंगी जिससे कि वो भी बड़े बड़े फैसले ले सकें। लेकिन कमलनाथ से यहाँ अध्यक्ष पद की कुर्सी छूट नहीं रही है, कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए, कमलनाथ जी और गुलाम नबी आजाद जी एक हिंदुस्तान और कांग्रेस की पार्टी में ऐसे शख्स हैं, ऐसे नेता हैं जिनका पूरे हिंदुस्तान के ऊपर पकड़ है, और उनका और उन्हीं नेता से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं छूट रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब उनको जिम्मेदारी केंद्र में दी जाएगी तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अपने पास नहीं रखेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक पद और एक नेता का विधान है, और वैसा ही चल रहा है अभी तक। उन्होंने जब जिम्मेदारी मिल जाएगी वो निश्चित तौर पर वो अपनी इस पद से इस्तीफा देंगे और केंद्र के साथ मिलकर जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काम करेंगे। और उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस और उनसे ज्यादा तजुर्बा जो है वो देश के किसी बड़े नेता में नहीं है। और रही बात गुलाम नबी आजाद साहब की, वो पूरी तरह से जिसको विपक्ष के जो हमारे सरकार आज चल रही है उनके प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर प्रमाणित किया है कि किस तरीके से आजाद साहब जो है वो पूरे देश के सबसे बड़े नेता हैं, और जिस तरीके से वो संगठन को इकट्ठा कर सकते हैं उनकी जो है वो सेवाएं ली जाएंगी और अपनी सेवाएं देंगे। चलिए, आकाश जी आप कुछ कह रहे थे, करने का काम करेंगे। दिनेश जी, मैं तो अश्विनी जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने कम से कम ये माना और ये सत्य बोला कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो बिखरा हुआ संगठन है और कहीं ना कहीं गुटबाजी है। इन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन दूसरी बात जब ये कहते हैं तो ये कंफ्यूज करने लगते हैं, क्योंकि अपने शुरुआती वक्तव्य में इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मोदी के सामने हम कोई और चेहरा बनाएं। फिर ये अपनी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। राहुल गांधी मोदी के सामने विरोध किया, राहुल गांधी ने जो काम किया है वो दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इनकी बातों से ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन की स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मोदी जी के सामने हम किसको आगे करें, क्योंकि इनको पता है कि सब दगे हुए कारतूस हैं, इनका कुछ होना तो है नहीं। तो इसलिए अब ये राहुल गांधी को पीछे करके किसी और व्यक्ति को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन ये किसको लाएं ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा खुद अश्विनी जी की बातों से ये साबित होता है यहाँ पे। और जो अगर उस पार्टी के नेता ये खुद मानते हो कि हाँ हमारा संगठन कमजोर है और संगठन में गुटबाजी है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ कहने की जरूरत की बात नहीं की है मैंने। देखिए, इस तरह से आप गलत बयानबाजी करेंगे तो ठीक नहीं है। मैंने ये कहा कि हमारा संगठन बिखरा हुआ है, मैंने ये कहा है। कमजोर मैंने बात नहीं की है। संगठन में लेकिन बात फिर वही हो जाती है ना, आप बिखरा हुआ उससे ज्यादा तो आपको जरूरत है आज देश के अंदर। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हालत जो है वो पतली हो चुकी है और हर दिन आप नया मुख्यमंत्री देते हैं राज्यों में, ये तो सबसे आवश्यकता है आपको ठीक करने की कि आपने जो लोगों के साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए और आप जितनी आपने वादे किए थे वो अकाउंटेबल नहीं हो पाए और आज आपको इस तरीके से प्रयोग करने पड़ रहे हैं हर राज्य के अंदर। अश्विनी जी, वादे अगर पूरे नहीं होते ना तो जनता दोबारा हमको मौका नहीं देती। हमने वादे पूरे किए और ऐसे ऐसे वादे पूरे किए हैं जिसको आप लोग हमें चिढ़ाते थे। आप लोग कहते थे कि 370 हटाएंगे, आप लोग फिर बातें करते हैं। आप कहते थे मंदिर कब बनेगा, आप ये बातें करते थे। ऐसी बातों का जवाब दिया है, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किया है जिससे जनता का विश्वास और प्रांगण हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। नहीं, मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है मंदिर के फैसले में, बताइए।
मंदिर के फैसले में, अरे मंदिर के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और उससे लड़ाई- जुड़े हुए संगठन के लोगों ने लड़ी लड़ाई है। नहीं। और आप कह रहे हैं क्या जनाब, योगदान ये है? न्यायालय का फैसला है, आप आपके इस तरह नेता, से उसका फायदा- आपके नेता कपिल सिब्बल मंदिर के खिलाफ कोर्ट में लड़ते थे देखो, आपके पास और आप कह रहे हैं कि विकास के भारतीय नाम जनता पर पार्टी मंदिर के है। लोगों का क्या योगदान देखिए, है? भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे जीत के आई थी कि विकास करेंगे। विकास के नाम पर आपके पास राम मंदिर है, हिंदू मुस्लिम है, हिंदू ईसाई है, हिंदू सिख है, विकास कहाँ है? ये देश पूछना चाहता है। इसलिए मैंने कहा अश्विनी कि जी, 2024 का आप चुनाव आइए, प्रधानमंत्री आप बनाम उत्तर जनता प्रदेश में होगा। आइए और मैं तो दिनेश जी से भी कहूंगा कि दिनेश जी अपने किसी रिपोर्टर और कैमरामैन को साथ भेजें और आप आइए और आप डिसाइड करिए किस गांव में चलना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चलना चाहते हैं। विकास हमने क्या तो होता है गंगा आपको देखी है। दिखाऊंगा मैं। आप हमने मेरे तो साथ गंगा चलिए, देखी है, उत्तर गाँव के प्रदेश में लोगों ही से आती है ना। पूछिए किस प्रकार से बिजली की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, मैं किस वही प्रकार बोल से रहा हूँ कि भ्रष्टाचार बंद हुआ कोरोना है, का किस प्रकार से गुंडागर्दी बंद हुई है। आप आइए, आप घूमिए, मैं तो आपने चुनौती के साथ आपसे कह रहा वहाँ हूँ। पे एक जाति को टारगेट किया है, आपने ब्राह्मणों की हत्या की है, आप पे ये आरोप है। क्या आप किस बात- आरोप कौन से विपक्ष यूपी के की लोग बात कुछ कर भी रहे हैं? आरोप लगाए, वो आरोप उस लगाने यूपी में जिसने से वो गंगा चीजें किनारे सिद्ध नहीं हो नाचे जाती देखी है, हैं। कोरोना महामारी अश्विनी में जी, आरोप वो लगाने से जिसने- कोई चीजें सिद्ध नहीं हो जाती हैं। आरोप तो कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है, नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का देखिए, सर्व समाज, जिस सिर्फ ब्राह्मण महामारी समाज से की बात मैं नहीं कर रहा देखी है, हूँ, पूरे सर्व विश्व समाज में- भारतीय जनता इस पार्टी के विश्व साथ में- है। पूरे विश्व में हमारी बदहाली की है आपके यूपी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। वो दाग कभी मिटने वाला नहीं है। जिस तरीके से हम कोरोना महामारी में हमारी बद इंतजामिया सामने आई यूपी की सरकार की, और उसने हमें पूरे विश्व स्तर पर जो है वो हमें शर्मसार किया है। ये चीजें जो है अश्विनी वो जी, शायद आप भूल जाते हैं ना, यही समस्या है कांग्रेस पार्टी के लोगों की। आप भूल जाते हैं महाराष्ट्र में भी आप ही की मिलीजुली सरकार है। महाराष्ट्र में कोरोना की क्या स्थिति है, क्या आंकड़े हैं, कितनी मौतें हुई, कितने केसेज आए, इस पर चर्चा कर लीजिए। समुद्र किनारे लाशें पड़ी हों। किसी मुझे पर डिबेट बताइए करवा लें कि अश्विनी कांग्रेस शासित प्रदेशों में और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में क्या अंतर रहा। देखिए, हालांकि ये कोरोना महामारी महाराष्ट्र में में इस प्रकार समुद्र की किनारे चर्चा कहीं देखी करना है हमने ही लाशें? बिल्कुल मुझे लगता है नाजायज चीज है, क्योंकि जब हम महामारी से लड़ रहे हैं तो हमें एकजुट होकर, हमें दलीय सीमाओं को तोड़ते हुए एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने की बात करनी चाहिए। चलिए। आप आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, फिर चलिए। जब आप आरोप लगाएंगे तो निश्चित रूप से मजबूरी में हमें जवाब देना पड़ेगा। चलिए। फिर महाराष्ट्र नहीं, और आप छत्तीसगढ़ जवाब के आंकड़े चलिए, उठाइए, चलिए। केरल के आंकड़े अश्विनी उठाइए, जी। फिर आप देखिए। अश्विनी जी, क्या जी। पंजाब जैसी स्थिति या पंजाब जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस हाईकमान छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ले पाएगा? देखिए, जो जनता के लिए जरूरी होगा, आवश्यक होगा, मेरा पूरा यकीन है कि हमारी हाईकमान उस फैसले लेने में पीछे नहीं हटेगी, जैसा कि आपने पंजाब में देखा है। आप देखिए कि पंजाब में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी और हमने उस पर फैसला लिया, कड़ा फैसला लिया, हमने जनता के हक में फैसला लिया है। जिस तरीके से आज यूपी के अंदर हमारे इस वर्ग की, मैं उसको हरिजन वर्ग बोलूंगा, जहाँ पिछड़ा हुआ वर्ग बोलूंगा, उनसे ये देखा गया है कि हर राज्य में जो है उनसे जो है व्यवहार किया जाता है। लेकिन हमारी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने गांधी, देखिए सुन लीजिए अवस्थी जी, मेरा लास्ट सेंटेंस सुन लीजिए कि ये ऐसा देश के अंदर पहली बार हुआ है और कांग्रेस ने महात्मा गांधी के शब्दों को साकार किया है। और महात्मा गांधी जी का ये शब्द थे कि जब तक हरिजन तक हमारी पावर नहीं पहुंचेगी तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता है। तो ये काम कांग्रेस ने आज देश में करके दिखाया है, और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी इसका संज्ञान ले, और जो दलित लोग हैं, हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, उनको उनके तक अधिकार पहुंचाए, उनके तक ताकत पहुंचाए, उनके तक पावर पहुंचाए, और वो अपने अपने वहां पे चीफ मिनिस्टर अनाउंस करें, ताकि देश को पता चले कि देश जो है वो पिछड़े हुओं के आगे लाने के लिए भरसक कोशिश करता है। इसके लिए हम इनका समर्थन भी करें, तो करना पड़े तो हम करेंगे। चलिए आकाश जी, अश्विनी जी, शायद ये पहली बार होगा आजादी के बाद कि देश का जो राष्ट्रपति हैं, देश के जो राष्ट्रपति हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, वो दलित समुदाय से आते हैं, और देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं।
आप जो बातें कह रहे हैं ना, वो बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले से सिद्ध की हुई हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि अंत्योदय का है कि जो व्यक्ति पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है उसके हमने उसको आगे करना संविधान है, उन लोगों को दे और दिया आप फिर था उसी में बनाने के चर्चा लिए। करना शुरू कर देते आप हैं। इस तरह से दुष्प्रचार करते हैं ना, यही अच्छा नहीं है। क्या हमने क्या तो दुष्प्रचार अम्बेडकर जी है? को संविधान बनाने के लिए दे दिया था। आप किस तरह की बातें करते हैं देश के सामने कि आपने तो फिर आप राष्ट्रपति जी दूसरी को बात बना क्यों दिया नहीं दलित बताते? समाज से। संविधान बनाने के लिए दिया, उसके बाद 52 के चुनाव में उनके खिलाफ प्रत्याशी भी लड़ा के आपने उनको चुनाव हराने का भी काम ना, किया। ना, 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 नेहरू जी यही उनके तो खिलाफ प्रचार दुष्प्रचार करने है भी भारतीय गए। जनता ये पार्टी बात का। क्यों नहीं आप बताते हैं? यही तो दुष्प्रचार है भारतीय जनता पार्टी का। ये दुष्प्रचार नहीं, ये आप इतिहास की उम्र हकीकत करके नहीं है, आते ये हैं। सत्य है, ये लिखित चीजें, ये तथ्य है। आप इसको चलिए। कोई बदल नहीं सकता है सुनी जी। चलिए, इसको कोई बहुत बदल बहुत नहीं सकता, शुक्रिया ये तथ्य है। आकाश जी, अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में अपनी बातें रखने के लिए। लेकिन विपक्षी सियासत का नए नए पैतरे अब तैयार हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने जो माइंडसेट करके रखा है कि देश में चुनाव मोदी बनाम राहुल होना चाहिए, लेकिन नहीं, अब विपक्ष चाहता है कि मोदी बनाम राहुल के अलावा मोदी बनाम दीदी भी हो, मोदी बनाम पवार भी हो, और ऐसे तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनके बनाम में भी मोदी के साथ में जुड़ना चाहिए, ताकि जो एक फोकस रहता है वो फोकस ना होकर के चारों तरफ भटकाया जा सके। और यही एक रणनीति अब विपक्ष तैयार कर रहा है, लेकिन ये रणनीति कितनी सफल होगी ये देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।